फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि लास्ट क्लास यानी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। उसका नाम था कोलराउस लॉ, पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में टॉपिक का नाम सभी को दिख रहा होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोलराउस लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन आज डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी तक जो बेटा आपने न्यूमेरिकल्स किए थे वो तो सिर्फ यहाँ पे कोलराउस लॉ से रिलेटेड थे, शवा केवल कोलराउस लॉ से रिलेटेड थे। लेकिन आज जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें आएंगे आपके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोलराउस के क्या क्या यूज़ है, क्या क्या चीज़ें वो निकलवाएगा। लगभग 5 से 6 हमारे पास एप्लीकेशन है। सारे एप्लीकेशन को 1 बाय 1 हमें पढ़ना है और उन एप्लीकेशन को यूज़ करके फिर क्वेश्चंस भी करने हैं। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, अगर उसमें न्यूमेरिकल आता है तो या तो डायरेक्टली कोलराउस लॉ से ही पूछे, जैसे कि अब तक कल तक हमने किया था, या फिर कोलराउस के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस को लगा करके एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी यूज़ हो जाती हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, तो टॉपिक क्लियर है, एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन कोर टॉपिक तो आपको पता ही है। मेन टॉपिक का मतलब है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, और इस एप्लीकेशन के अंदर जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, पहला पहला जो एप्लीकेशन है ये वही है जो हम कल तक कर रहे थे। आपको पता है कि डीएचओ ने भी किस पे डील किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कंडक्टेंस जितनी भी आज तक मेजरमेंट की गई हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए की गई हैं। तो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा यूज़ है। अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पता करनी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे वो देखो जरा। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका नाम है एसिटिक एसिड, और हमें इसकी मोलर कंडक्टेंस पता करनी है। तो यानी कि लैम्डा एम CH3COOH, और यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये पता करके लेके आना है। कल न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही हुआ था। तो आज का जो एम है वो चाहे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जो अभी तक जो एग्जाम में आते रहे वो 2 कंपाउंड के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ज़्यादा पूछा जाता है और एक एसिटिक एसिड के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आज तक जो देखे गए हैं एग्जाम्स में वो इन दोनों के लिए ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मान के चलो कि अगर आपको एसिटिक एसिड का क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना है। एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकालना है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। इसे निकालने के लिए हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले इसका बाइफर्केशन करेगा, और बाइफर्केशन करके ये पता करेगा कि उसे इसके लिए कौन कौन से आयन चाहिए। तो एक तो हमारे पास कौन सा चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, H+ आयन। स्ट्रेटजी ये कहती है कि हमें ये इनकी कंडक्टेंस निकालने के लिए ये 2 आयन चाहिए। अब ये खुद तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये बताओ कि यहाँ थ्योरी ये कहती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जब निकालनी होती है तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस दी हुई होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को यूज करके तब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालते हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा कि डाटा आपको गिवन होगा पहले से ही। क्या क्या गिवन होगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी निकालनी है तो आपको यहाँ पे गिवन होगा, एक तो आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी होगी। किसकी दे रखी होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बेटा आपको गिवन होगी, कुछ ना कुछ गिवन होगी। और मान लो कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो x दे रखी है, x, और इसका यूनिट आप जानते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स। ये गिवन होगी बेटा क्वेश्चन में। और HCl के बारे में हम सभी जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखी होगी लैम्डा एम CH3COONA, ये दे रखी होगी। अब यहाँ पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन आया हुआ है। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी कंडक्टेंस भी कुछ ना कुछ आपको दे रखी होगी, जैसे कि y दे रखी है, y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। और एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट और गिवन होगा, जैसे कि मान लो कि आपको दे रखा है लैम्डा एम नॉट, और यहाँ पे दे रखा है NaCl, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे Z दे रखी है, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल यानी कि और उससे परसों
यस्टरडे और उससे एक दिन पहले, दो दिन हमने यही क्वेश्चन करे हुए हैं। आपको क्या होता था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस निकालनी होती थी, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैनिपुलेट करके हमें कुछ ऐसे सॉल्व करना होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकल आए। अब कैसे करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। करते कैसे हैं, इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो HCl दे रखा है, HCl का ब्रेकअप करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेकअप करेंगे इसका। तो यहाँ पे जब आयन में ब्रेकअप करेंगे तो जो कैपिटल लैम्डा वो किसमें बन जाएगा, स्मॉल लैम्डा में आ जाएगा। स्मॉल लैम्डा, पहला वाला कौन सा आयन आएगा यहाँ से, H प्लस। तो यहाँ पे लैम्डा H प्लस आ गया नॉट, और दूसरा वाला आयन कौन सा आएगा हमारे पास, लैम्डा Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा नॉट। क्लियर है। अब राइट हैंड में इसकी जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू हमारे पास, x। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 1। इसको भी करो जरा, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा m, पहले वाला जो आयन होगा हमारा कौन सा होगा, CH3COO नेगेटिव नॉट, और दूसरा वाला जो आयन होगा वो कौन सा होगा, लैम्डा Na पॉजिटिव नॉट, और इसकी जो वैल्यू थी कितनी थी हमारे पास, y। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको भी ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा m और यहाँ पे Na पॉजिटिव नॉट, एंड प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव नॉट, इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, z। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। तो तीनों इक्वेशंस को, यानी कि 3 कंपाउंड दे रखे थे, इन तीनों को हमने कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को कुछ इस तरह से सॉल्व करना होता है कि हमारे पास ये वाले दोनों आयन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी करके हर एक इक्वेशन के पास जाते हैं। पहली इक्वेशन के पास जाएंगे तो क्या इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा आयन है जो हमें चाहिए है, कौन सा वाला है, H प्लस आयन है, जो कि हमें चाहिए। कितनी बार हमें चाहिए, एक बार चाहिए। और है कितनी बार, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो हमें करना है वो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लेना है इक्वेशन नंबर 1 लेना है बस। और कुछ नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है इसमें। सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में ऐसा कोई आयन है जो हमें चाहिए क्या, कौन सा वाला आयन है, एसीटेट आयन है, ये चाहिए हमें। कितनी बार चाहिए, एक बार। हैवी कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस किया, यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 3 के पास चलते हैं। क्या हमें Na प्लस चाहिए, क्या हमें Cl नेगेटिव चाहिए, तो नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। अभी तक तो क्या कर रहे थे, प्लस, और अब क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 किया। तो आपको हर बार ऐसा ही होगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी होगी, और उसके लिए 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आपको गिवन होगी। उन तीनों को पहले कोलराउस लॉ लगा करके ब्रेक करते हैं। फिर इन तीनों को इस तरह से ऑपरेट करते हैं ताकि जब हम मैनिपुलेशन करें, कैलकुलेशन करें, तब आपको केवल सारे आयन कट जाएं, केवल ये दोनों आयन बचें। तो अब वैसा ही हम करेंगे। यहाँ पे करना स्टार्ट किया,
पहले तो इक्वेशन यहीं ले लो ना आप लोग। क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन में से फर्स्ट को सेकंड को ऐड करना है, थर्ड वाले को क्या करना है माइनस। तो माइनस करना है तो इसके आगे माइनस लगा दिया, इसके आगे भी माइनस लगा दिया और इसके आगे भी माइनस लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Cl नेगेटिव है वो कैसा है, माइनस का है, और ये Cl नेगेटिव वो कैसा है, प्लस का है। तो प्लस का Cl नेगेटिव माइनस का Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे Na पॉजिटिव, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आयन बचेंगे उनको लिखेंगे। हमारे पास जो आयन बचा हुआ कौन सा बचा हुआ है, एक तो बचा है सर हमारे पास लैम्डा एम CH3C नेगेटिव, ये बचा हुआ है। और प्लस और कौन सा बचा हुआ है, lambda M H पॉजिटिव बचा हुआ है नॉट। और राइट हैंड में जो भी आपने किया वो लिख दो, क्या क्या किया आपने, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड किया है। तो फर्स्ट वाले की कंडक्टेंस और सेकंड वाले की कंडक्टेंस ऐड हो जाएगी और थर्ड वाली कंडक्टेंस माइनस हो जाएगी। स्मॉल लैम्डा क्या बन जाएगा, कैपिटल लैम्डा बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया कैपिटल लैम्डा, और ये वाला आयन और ये आयन मिलकर क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। तो लैम्डा M CH3COOH नॉट, ये आ जाएगा। और राइट हैंड में क्या चल रहा है हमारे पास, X + Y - Z।
ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पहला एप्लीकेशन है हमारा। तो पहले एप्लीकेशन हमने क्या सीखा, कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय द मैनिपुलेटिंग और कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक की कंडक्टेंस निकालने के लिए कम से कम आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस दे रखी होगी, और डेफिनेटली जब आप उनको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, करके देखोगे तो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। और भी क्वेश्चन करने वाले हैं इनके। वैसे तो हम लोग कल भी करे थे, परसों भी करे थे, लेकिन आगे भी करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन देखो बेटा, सेकेंड एप्लीकेशन का नाम लिख रहा है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हमने पहले सीखा था। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो उसका डिसोसिएशन होता है, और वो पार्शियल डिसोसिएशन होता है। लेकिन कितने परसेंट डिसोसिएशन होता है ये निकालेंगे, और जितने परसेंट डिसोसिएशन होता है उसी को कहते हैं अल्फा, कहते हैं अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो बेटा हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वी हैव ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको जैसे ही हम यहाँ पे वाटर में ऐड करेंगे, तो वाटर में ऐड करने के बाद दो आयन मिलने वाले हैं। एक तो कौन सा आयन मिलेगा, एसीटेट आयन, और दूसरा कौन सा मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान के चलते हैं कि इसका कितने परसेंट डिसोसिएशन हुआ है। एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो है पार्शियली डिसोसिएशन होता है। एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि इसका यहाँ पे पार्शियली डिसोसिएशन होता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता। अब पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है तो कितना हुआ है ये मान के चलते हैं। मान लो कि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन अल्फा हुआ है, कितना हुआ है, और हमें यहाँ पे यही निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या रहेगा वो देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो चीज समझ लो। लैम्डा एम जो होता है ना आपका, लैम्डा एम क्या होता है बताओ, लैम्डा एम मोलर कंडक्ट
कंडक्टेंस होता है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस आपको इस चैप्टर में दो तरह से डील करना है, ये दो तरह का होता है। एक लैम्डा एम जो होता है वो एक तो दी गई डाइल्यूशन पर होता है। दी गई डाइल्यूशन क्या होती है, कोई कंसंट्रेशन दे रखी है, कोई वॉल्यूम दे रखा है, उस वॉल्यूम पर, उस कंसंट्रेशन पर जो भी हमारे पास कंडक्टेंस होगी वो लैम्डा एम सी कहलाती है, लैम्डा एम सी। और एक मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी। दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास लैम्डा एम सी होती है, लैम्डा एम सी को क्या कहेंगे यहाँ पे, इसे यहाँ पे कहा जाएगा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी ये कंसंट्रेशन होगी, उस कंसंट्रेशन पर आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। और दूसरा एक होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है ये तो आप सीख ही चुके हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा कि न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें ये गिवन होंगी, पहचानना आपका काम है उसकी, केवल लैम्डा एम सी अलग से पहचानना होगा और लैम्डा एम इन्फिनिटी अलग से पहचानना होगा। दोनों ही आपको अलग अलग गिवन होंगे, इनका पहचानना आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई लैम्डा एम सी क्या है और लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, अब यहां से अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा निकालने का सिंपली यहां पे फॉर्मूला रहेगा, लैम्डा एम सी आपको लेना है और उसमें डिवाइड करना है लैम्डा एम इन्फिनिटी से, ये फॉर्मूला रहेगा बेटा। डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम सी अपॉन में क्या आ जाएगा? लैम्डा एम नॉट। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला यहां रहेगा, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी और इनटू में कितना हो जाएगा? 100। तो ये जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा हमारे पास? परसेंटेज में आएगा। तो अगर आपको अल्फा सिंपली निकालना है तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? लैम्डा एम सी अपॉन में क्या है? लैम्डा एम नॉट। और वही चीज अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट इंटू 100 परसेंटेज में। अगर मान लो कि आपके पास लैम्डा एम सी नहीं दे रखा है, अगर आपको लैम्डा एम ई क्यू दे रखा है, लैम्डा ई क्यू ले लो यहाँ पे। लैम्डा ई क्यू क्या होता है? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस होता है। तो लैम्डा ई क्यू यहाँ पे सी दे रखा है और अपॉन में यहाँ पे लैम्डा ई क्यू और यहाँ पे नॉट ले लेंगे। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की जगह क्या दे रखा होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंस कंडक्टेंस दे रखा होगा तो ये लगाओगे, और अगर मोलर कंडक्टेंस दे रखा होगा तो ये लगाओगे। और वही फिर से यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना है, तो परसेंटेज के लिए क्या लेके आओगे? परसेंटेज क्या लेके आओगे? 100 लेके आओगे। तो लैम्डा एम, सॉरी लैम्डा ई क्यू सी, और अपॉन में कितना होगा? लैम्डा ई क्यू कितना हो जाएगा? नॉट। और
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। तो जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है बेटा तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। दो कैलकुलेशन हो गई, नहीं हो गई हमारे पास, कौन कौन सी होगी? अल्फा निकालना, अल्फा क्या होता है, और उससे पहले क्या निकाला था, क्या निकाला था बताओ, क्या निकाला था? पता नहीं क्या निकाला था, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या निकाला था? कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं? बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरा क्या निकालना सीखा हमने? डिग्री ऑफ, ये क्या होती है, कैसे निकालते हैं? मोलर कंडक्टेंस लेते हैं एट द गिवन कंसेंट्रेशन, उसमें डिवाइड कर देते हैं मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका कोई एक अलग स्पेशल नाम है क्या, इसका कोई और भी नाम है क्या, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या, लैम्डा एम इन्फिनिटी को? बताओ बेटा, क्या हम लोग इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं क्या? यस, ये याद रखना, इसे यही नाम से दिया जाता है बेटा। तो आपको बेटा यही चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होता है, तो आप इस तरह से पहचानोगे। लैम्डा एम इन्फिनिटी होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगर यहाँ पे लैम्डा ई क्यू नॉट लिखा होता तो वहां पे लिमिटिंग इक्व वैलेंट कंडक्टिविटी आ जाता, ठीक है ना। ये हो जाएगा, दो आपका कैलकुलेशन क्लियर है, दिक्कत है किसी को? दो फॉर्मूले याद रख पाओगे ना आप लोग? आगे चलते हैं। अगली देखो बेटा एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब हमें क्या करना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे वो देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो
हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। क्लास 11 में पढ़ा था हमने ये वाला, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन तो सभी को याद ही होगा। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हर एक लेवल पर चलता ही रहता है। आर्हेनियस इक्वेशन याद है किसी को यहाँ पे इस समय? आर्हेनियस इक्वेशन क्लास 11th। सर हमें कल का याद नहीं रहता है, आप 11th की बात कर रहे हो। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, याद करने से मेरे बात याद आ गई भी। कल की बात याद होने से पहले मुझे एक बात याद आ गई, और ये आप लोगों के लिए है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आज हमारी भारत में जो जनरेशन है वो दौड़ी जा रही है, पता नहीं कहाँ पे दौड़ते जा रही है। जनरेशन मतलब आप लोग 100% जनरेशन में से अगर मैं बात करूं तो लगभग मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है, अगर हम 100% डाटा की बात करेंगे तो उसमें से मोर देन 90% जो हमारे पास जनरेशन है ना बेटा, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए बस, केवल 90% जनरेशन को सिर्फ चाहिए एक जॉब, बस केवल। 100% में से 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं उनको चाहिए जॉब चाहिए, बिकॉज उन्होंने अभी लाइफ को, उनको कंफर्ट जोन चाहिए बस, केवल एक कंफर्ट जोन। एक जॉब होगी अच्छी खासी, 50-60 हज़ार 1 लाख मिलेंगे, बस घर का खर्चा चल जाएगा, अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, छोटे मोटे आप इंजॉय कर लेंगे, बस ये लाइफ है, ख़त्म, वही ख़त्म कर लेते हैं। और कंपेयर किसको करते हैं हम लोग, बनना क्या चाहते हैं? हमें सराउंडिंग में जो भी कुछ दिखता है ना, वो 90% लोग नहीं होते। हमें अपने सराउंडिंग में 10% लोग दिखते हैं, और देखते कहाँ पे पता है? हमें पता ही नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होते हैं वो सोशल मीडिया से होते हैं आज के टाइम पे। और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आपको दिखते हैं वो 90% में से एक भी नहीं है। वो 10% लोग होते हैं जो 90% की कैटेगरी में नहीं है। बनना हमें उनके जैसा है, और काम करना है वो 90% वाला कर रहे हैं। तो मैं इसी से रिलेटेड बात बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो याद रखने वाली। मैंने कहा था कि आर्हेनियस इक्वेशन किसको याद है, मैंने आपने कहा कल की चीज़ याद नहीं है, तो पुरानी की याद होगी, वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हम बात करेंगे, आपको पता है कि अभी मेरे साथ एक प्रोफेसर पढ़ाते हैं, रविंद्र सर पढ़ाते हैं, उनका एक बेटा है। तो उसने क्या है कि अभी BHU से IIT किया बेटा, BHU से IIT किया हुआ है, और कंप्यूटर ट्रैफिक नाम से कोई एक ब्रांच है, उससे किया हुआ है। उसका इस समय का, प्रेजेंट का इस समय का जो पैकेज है वो 50 लाख रुपीज़ है, 50 लाख रुपए। ₹50 लाख पर एनम है, 50 लाख रुपए। 50 लाख की हम बात करते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेटर की बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं है, पढ़ाई की बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको शायद सही मार्गदर्शन दे पाए। 50 लाख रुपए का पैकेज मिलता है उसको, 50 लाख का। अगर हम बात करेंगे कि 50 लाख का पैकेज है, दिल्ली में रहता है वो, तो दिल्ली में एक वहाँ पे गुड़गांव
नाम की जगह है, आपने देखा होगा। गुड़गांव जो है वो आप लोगों की जगह से बहुत डिफरेंट है। अगर आप गुड़गांव जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया में हो। आई गारंटेड यू। अगर आप गुड़गांव जाओगे या नोएडा के बी सेंटर में जाओगे तो आपको ये लगेगा कि आप इंडिया में ही रहते हो, कि किसी फॉरेन कंट्री में सर्व कर रहे हो। तो गुड़गांव में रहता है। उसका पूरे वीक में 7 दिन में से 2 दिन तो ऑफिस होता है। 2 दिन ऑफिस 12 से 5 का। 12 to 5 PM। 12 to 5 PM जो उसका ऑफिस है 12 से 5 का 2 दिन। 3 दिन घर से 12 से 3 का। 12 से लेकर 3 तक घर पे लैपटॉप से बस केवल। बाकी 2 दिन ऑफ। इनके 7 में से 2 दिन बस ऑफिस जाना है, बाकी 5 दिन ऑफिस नहीं जाना है। 50 लाख का पैकेज है। अभी रिसेंटली मुझे एक फंक्शन में वो मिला, सर के साथ आया। मैंने उससे पूछा बेटा कि क्या चल रहा है आजकल। तो उसने बोला कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। एक्चुअली मैं BHA से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और B.Tech किया, बट आई वॉन्ट टू माई कंप्लीट माई PhD। तो मैंने कहा सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर इट, जाओ PhD करो। तो सर साथ में खड़े हुए तो सर ने कहा कि देर इज़ ए प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि ये है कि वो PhD करना चाहता है लेकिन उसे इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया से PhD नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि सर मुझे इंडिया से PhD करनी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेरा स्कोप ही नहीं है, मुझे फॉरेन USA से PhD अपनी पूरी करनी है। और सर उसको USA भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जनरेशन, मतलब इंडिया के लगभग 40% लोग बाहर की कंट्री में सर्व करते हैं, और जाने के बाद जब भी हायर एजुकेशन यहाँ से लेते हैं और फिर वहाँ जा करके वहीं सेटल हो जाते हैं, और फिर वहीं बन के रह जाते हैं। तो वो वहाँ उसे भेजना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो एक बार वहाँ चला गया तो वहाँ जाने के बाद वापस आने का कोई भी मतलब नहीं है। सो दैट वो अपने बच्चे को नहीं जाने देता। फिर उसने कहा कि पापा नहीं जाने देता तो मैं बस इसी सेटिस्फाइड हूँ, मैं PhD करूंगा ही नहीं, इंडिया से नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं लायक नहीं होता तो मैं नहीं कहता। अगर मैं बाहर जाने के लायक हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने एक बार में पहली बार में IIT JEE मेन एडवांस दोनों निकाल के BH में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैं ये 50 लाख का तो अभी मिला, अभी मैं तुरंत कंपनी चेंज करूंगा तो मुझे और भी बढ़ जाएगा, पैकेज बढ़ जाएगा मेरा। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपके पास ये जो BHU से IIT किया हुआ है। एक आपको शायद पता होगा, सभी को पता होगा कि हमारे टॉप मोस्ट जो IIT है पूरे इंडिया की वो है IIT बॉम्बे। पता है क्या सभी को? जो टॉप मोस्ट IIT वो IIT बॉम्बे है। ये हमारे टॉपिक में सटीक जा रहा है, हम वहीं ले जा रहे हैं आपको। IIT बॉम्बे से एक अच्छी सी ब्रांच से अगर आप अपना IIT कंप्लीट करते हो, तो मैं अगर ये समझता हूं कि आपको 1.5 टू 2 करोड़ का पर एनम पैकेज मिलता है, पर एनम। ये 2 करोड़ रुपए 1 साल का पैसा, ये वाला 1 साल। आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको 1 साल का पैसा। ये 2 करोड़ रुपए, 1.5 से लेकर 2 करोड़ तक का पैकेज मिलता है। और IIT बॉम्बे का कोई भी बच्चा 100 में से 1 बच्चे इंडिया सर्व करेगा, बाकी सब फॉरेन सर्व करते हैं। 100 में से 1 ही बहुत अपने देश से प्यार करने वाला होगा, वही इंडिया रुकता नहीं, सारे फॉरेन ही सर्व करते हैं, वो कोई रुकता नहीं है IIT बॉम्बे से करने वाला बच्चा। अब उसे 2 करोड़ का पैकेज मिला। अब सोचो कि अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाएगा, 2 करोड़ का पैकेज। अब मैं बात करता हूँ कि 2 करोड़ कितना अमाउंट है। नॉर्मली कहते हैं 2 करोड़ रुपए बस कुछ नहीं, कमा ही लेंगे सर। अब यही 2 करोड़ लेकर के अपने पापा जी के पास जाओ, पापा से बात करो। मान लो कि आपके पापा जी को बहुत अच्छी खासी जॉब है, नॉर्मल वालों की तो मैं कह ही नहीं रहा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाता। अगर मान लो कि एक व्यक्ति को एन एवरेज हमारी इंडिया का जो नॉर्मल यहाँ पे जो पैकेज है वो 30,000 से लेकर 40,000 सैलरी है। 30,000 अगर हम अगर पैकेज मान के चलेंगे, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे
30,000 से अगर इसे डिवाइड किया और डिवाइड करके फिर हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें लगभग यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, 30,000 से हमने डिवाइड किया था, दोबारा से लेना होगा। इसमें डिवाइड किया हमने 30,000 से, ठीक है, ये हो गया 30,000। तो 30,000 से डिवाइड किया और फिर हमने डिवाइड किया यहाँ पे 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करने के बाद बाद 55 आ गया, यानी कि 30,000 रुपए प्रति महीना कमाने कमाने के लिए 55 साल लगेंगे, तब जाकर के वो 2 करोड़ रुपए कमा पाएगा। 55 साल, और एक व्यक्ति की उम्र ही होती है 55 साल। और 55 साल में से नौकरी कितने करता है वो? 20 साल बस, केवल 30 साल करता होता ज्यादा, 40 साल कर लेगा नौकरी ज्यादा से ज्यादा। यानी कि इससे समझ में क्या आया कि एक आईआईटी बॉम्बे से निकलने वाले बच्चे का 1 साल का पैकेज उतना होता है कि पूरी जिंदगी में एक सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा, 2 जिंदगियां लग जाएंगी उसको कमाने में। अब उसी आईआईटी बॉम्बे ने जस्ट 2 महीने पहले अपने 4th सेमेस्टर के एग्जाम में, उसका 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था 4 सेम का, तो 4th सेमेस्टर के एग्जाम में 100 नंबर का पेपर था। 100 नंबर के पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पता है कैसे? देखो जरा। 100 नंबर के पेपर में 2 क्वेश्चन दिए उन्होंने, बस केवल 100 नंबर के पेपर में दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था 30 नंबर के लिए। उसने लिखा राइट ऑल PYQs ऑफ द सेमेस्टर 3। राइट डाउन ऑल PYQs ऑफ द सेमेस्टर 3, यानी कि सेमेस्टर 3rd में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों को लिखो। क्वेश्चन पूछा नहीं क्या, 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चंस को लिखो। और 70 नंबर में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 70 नंबर का उनके आंसर लिखो। बताओ बच्चा क्या करेगा? अब वो कल का याद नहीं रहता, वो 6 महीने पहले के सारे क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है। बच्चा पूरे दिन लगा रहा, पूरे जो आईआईटी बॉम्बे की कर रहा है भाई, तो सुबह शाम दिन रात 24 में से कम 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो उस सेमेस्टर की जिसके लिए वो उसे पढ़ाया गया है। और उसके सेमेस्टर एग्जाम में क्या है कि 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चन लिख के आओ, और क्वेश्चन लिखे तब उसके आंसर लिखो। आंसर तो एक बार कोई बना भी लेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा? और जो नहीं बना पाया होगा वो चला गया होगा, बैक लग गई होगी उसकी। तो आईआईटी अपना इतना लेवल मेंटेन करके चलता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद करने की कैपेसिटी है। इसीलिए जो अभी पूछा गया था क्लास 11th का फॉर्मूला, अभी कितने ही दिन हुए हैं उसे करे हुए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम याद रहनी चाहिए, लाइफ टाइम। इसका भी एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास, वो भी एक दिन आपको बताऊंगा, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। श्री अशोक कुमार वासने सर हैं अभी, उसका एक है एग्जाम्पल। तो ये चीज़ ध्यान रखो, आईआईटी बॉम्बे क्या कर रहा है। अगर मैं आपको अभी क्लास 12th में क्लास 11th का एग्जाम पेपर दे दिया, मतलब पेपर नहीं, कि क्लास 11th के सारे क्वेश्चन लिख के आओ और फिर उनके आंसर लिख के आओ, क्या ही करोगे तुम?
क्लास 11 का छोड़ो, तो अगर आपको यहाँ पे अगर टेस्ट में बना दें कि लास्ट अगले मतलब पिछले हफ्ते कौन सा पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो और फिर उनके आंसर लिखो, तो तुम एक न्यूमेरिकल लिख लोगे क्या? एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिख पाओगे आप लोग। इंटेलिजेंस का लेवल यहाँ हद तक पहुंच चुका है। आप भी उस जनरेशन में से ही हो ना? आईटी एग्जाम दोगे ना आप लोग? तो जनरेशन तो वही है ना? नहीं है? अलग है उनसे? आइसोलेट कर लिया क्या आपने लोगों से? नहीं किया ना? अलग हो, कमजोर हो आप लोग उनसे। आपकी जनरेशन के लोग होते हैं वो बच्चे। तो ये ध्यान रखो, अगर पूछा गया है फॉर्मूला, अगर कल का ही पूछा गया है तो कल का याद होना चाहिए, है ना? तो इसको ध्यान रखना आप लोग। 90% जाना है कि 10% जाना है? ठीक है। अगला देखो बेटा, हाँ यहाँ बात कर रहे थे, इधर आ जाओ जरा। आर्हेनियस इक्वेशन आ जाओ बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन की बात करेंगे तो क्लास 11th का सबसे फेमस फॉर्मूला था। फॉर्मूला होता है बेटा के इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब आगे बेटा इसे याद रखना, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होता है? के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे के की बात कर लेते हैं बेटा, के की बात करेंगे बेटा, के यहाँ पे होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा यहाँ पे? डिसोसिएशन। सी जो है वो क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। सी क्या होती है बेटा? कंसंट्रेशन। और अल्फा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट आपको अपने आप करने हैं, और वो कौन से करने हैं याद रखो। एक केस आपको याद रखना होगा, लिसन, बहुत ध्यान ध्यान से देखो। अगर मान के चलो बेटा, आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन वो 5% से भी कम है, सपोज दैट, मान के चलो कि आपकी जो कंसंट्रेशन गिवन है इक्वेशन में वो 5% से कम है, देन तो आपको रिजल्ट के तौर पर क्या ध्यान रखना है? आपको याद रखना है कि जो 1 माइनस अल्फा जो होता है, 1 माइनस अल्फा, उसको आप नेग्लिजिबल मान लोगे, और कितना मान लोगे? 1। ये केस कब अप्लाई होगा बताओ जरा? जब कंसंट्रेशन कितनी होगी? लेस देन 5%। तो 1 माइनस अल्फा को क्या मान लोगे? 1 मान लोगे। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 1। यहां रखोगे तो फॉर्मूला कितना बनेगा बताओ जरा? के इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ? के इक्वल 2 कितना आएगा? सी अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है? ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है और ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है। ये किसी भी नॉर्मल केस के लिए है, और ये जब के लिए है जब न्यूमेरिकल साफ साफ ये कह रहा हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, या उसकी कंसंट्रेशन 5% से कम है, तब के केस में। अब क्या करना है? इन दोनों केसेस में आपको अल्फा की वैल्यू लगा दी है। अल्फा की वैल्यू सबको याद होगी ना, सिंस करके अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा इक्वल्स टू होता है लैम्डा एम सी ऑब्लिक लैम्डा एम इन्फिनिटी। एम आई राइट? अभी पढ़ाया था ये आपको, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। यहां पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद यहां पे जो के आएगा वो कितना आ जाएगा? सी लैम्डा एम सी का स्क्वायर, लैम्डा एम सी का यहां पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सी अल्फा स्क्वायर था। अपॉन में कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा,
यानी कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अपॉन में यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, और ये वाला जो स्क्वायर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे हमारे पास आ गया, कितना आ गया, के इक्वल्स टू, एक तो यहाँ पे सी हो गया, और कितना हो गया बेटा, लैम्डा एम सी का कितना हो गया, स्क्वायर। और जो लैम्डा एम इन्फिनिटी था बेटा वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया ना। और ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इन दोनों का, लैम्डा एम इन्फिनिटी, कितना आएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी, यही आएगा ना। अब 1 का डिवाइड लैम्डा एम इन्फिनिटी में करोगे कितना आएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी, माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी के डिवाइड इसमें करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 1 का इंटू इसमें करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा एम सी। अब देखो जरा, ये स्क्वायर है और ये लैम्डा इन्फिनिटी है, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे ना। बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे थोड़ा फ्लो में जाकर के जब दो फ्रैक्शन प्लस में होंगी तब भी वो कट कर देते हैं, तो प्लस वाली कैंसिल नहीं होती है, मल्टीप्लाई वाली। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी से ये एक बार कट जाएगा ना, पर एक बार बचेगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो के बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, सी बचेगा, सी यानी कि कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या बचेगा, लैम्डा एम सी का कितना हो गया बेटा, स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया, लैम्डा एम इन्फिनिटी, और यहां पे कितना हो गया, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस लैम्डा एम सी। ये फॉर्मूला है बेटा, ये पीवाई की क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन में ये वाला, आई थिंक ये 2017-18 में 12th बोर्ड में आया था ये वाला फॉर्मूला, करेक्ट कौन सा इनमें से, इसी को अलग अलग फॉर्म में पूछा गया था। तो आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आपको डीओडी दे रखा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होगा, और ये फॉर्मूला जब लगाएंगे जब आपके पास लैम्डा एम सी और लैम्डा एम इन्फिनिटी जैसी चीजें दे रखी होंगी। अब इसको भी थोड़ा सा कर लिया जाए, यहाँ पे भी अगर मान लो कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये भी तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ भी तो लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा के इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे लैम्डा एम सी का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? तो जो थर्ड एप्लीकेशन है बेटा ये वाली हमारी, बताओ आज कितनी एप्लीकेशन हो गई हमारे पास अब तक, 3। पहली एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, 2 केस में बताया, लैम्डा एम के केस में बताया और लैम्डा ई क्यू के केस में बताया, और तीसरी एप्लीकेशन कौन सी है, अभी क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें पहली एप्लीकेशन भी लग जाएगी, दूसरी भी लग जाएगी और तीसरी भी लग जाएगी, एक ही क्वेश्चन में तीनों लग जाएंगी, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे।
अगली एप्लीकेशन देखो बेटा, ये वाली एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम समझ में आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो यहां पे दे रखा है ना, ये वाला पार्ट केएसपी, केएसपी का नाम आपको याद होगा, केएसपी को बेटा हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम यहां पे कहते हैं केएसपी को। तो यहां दो चीज़ें निकालनी है, एक तो क्या निकालना है सॉल्युबिलिटी, और एक क्या निकालना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में काफ़ी सारे जो कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तीन कैटेगरी। टेस्ट ट्यूब लिया आपने, पानी ले लिया, सॉल्ट डाला, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा शेक करोगे तो जो सॉल्ट डाला था वो डिसअपीयर हो जाएगा। इस केस को बोलते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल। ये सॉल्ट जो लिया गया था वो कंप्लीटली सॉल्युबल है क्योंकि पानी डालने का घुल गया। सेकंड केस, टेस्ट ट्यूब ली, पानी लिया, सॉल्ट डाला और हमने उसे काफ़ी कोशिश की शेक करने की, अगर नहीं हुआ थोड़ा सा गर्म भी करके देखा, बर्नर नीचे लगाया, गर्म किया, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं हुआ, इसे कहते हैं इनसॉल्युबल बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी ये होती है, सॉल्ट डाला और वो थोड़ा सा घुल गया लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं घुला, इन्हें कहते हैं पार्शियल सॉल्युबल। क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री ने पार्शियल सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एक नया नाम दे करके बुलाया, उन्हें क्या कहते हैं, उसको देखो जरा, एक नाम आपको ध्यान रखना होगा, पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस, इनके लिए एक नया नाम दिया गया बेटा। तो जो पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट या जो भी है सब्सटेंस यहां पे कह सकते हैं। तो आपको एक ये नाम ध्यान रखना होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है जो कम घुलते हैं, अल्प मात्रा में घुलते हैं, पार्शियली घुलते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो स्पैरिंगली सॉल्युबल समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे, स्पैरिंगली सॉल्युबल यहां पे हो गया और पार्शियली सॉल्युबल यहां पे हो गया। तो जब भी आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ जाओ कि सॉल्युबिलिटी जो पूछी गई है वो पार्शियली सॉल्युबल के लिए पूछी गई है। किसके लिए पूछी गई है, सॉल्युबिलिटी कंप्लीट वाली थोड़ी ना पूछी जाएगी, भाई कंप्लीट वाला तो पूरा घुल ही जाता है, लॉजिक लगाओ ना यहाँ पे, जो सॉल्ट कंप्लीटली घुल जाता है उसकी बात क्यों पूछेगा वो तो पूरा घुल ही जाएगा। अब पूछ रहा है कि पार्शियली सॉल्युबल है, वो बताओ कितना सॉल्युबल हुआ। तो आपको कुछ दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बाइफरकेट करके बताता हूं अलग अलग। दो चीजें कहां पे कौन सी अप्लाई करनी है, देखो मैं आपको पहले तो कुछ ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आप लोग ध्यान रखो। एक ट्रिक तो मैंने ये बता दी, दूसरी ट्रिक ध्यान रखो। अगर हम बात करेंगे मोलैरिटी की, बात करते हैं, मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल इनटू लीटर इनवर्स। ये होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सॉल्यूबिलिटी की बात करते हो तो सॉल्यूबिलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल इनटू लीटर इनवर्स। कॉमन सेंस की बात है, मोलैरिटी का यूनिट हमारे पास मोल इनटू लीटर इनवर्स है और सॉल्युबिलिटी का यूनिट भी हमारे पास मोल इनटू लीटर। इनवर्स है। तो कॉमन सेंस ये आया कि अगर आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है तो क्या ना क्या निकाल के दे दिया जाए, सॉल्युबिलिटी निकालना है, मोलैरिटी निकाल के दे, तो आंसर तो एक ही है क्योंकि उसकी यूनिट एक जैसी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी यहां पे कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो हमने यहां पे लिखा कि इस वन लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा एम का, याद हो,
आपको लैम्डा एम इक्वल टू कितना होता है बताओ बेटा, के 1000 अपॉन मोलैरिटी। एम आई राइट और नॉट? अभी जो एक ट्रिक सीखी उसके अकॉर्डिंग क्या सीखा, वी कैन रिप्लेस दिस मोलैरिटी बाय द सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे लैम्डा एम का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो लैम्डा एम के साथ एक्सचेंज कर लोगे। तो यहां पे फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा, लैम्डा एम। ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, पहली चीज हमारे पास निकल के आ गई, सॉल्युबिलिटी का पहला फॉर्मूला। लेकिन मान के चलो कि अगर कंडीशन ये है कि उसमें साफ साफ बोल रहा है कि भाई वो स्पैरिंगली सॉल्यूबल है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल। अब यहां पे लेके चलते हैं, फॉर स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्यूट, और स्पैरिंगली, फॉर स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्यूट। अगर मान लो कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है बच्चों, स्पैरिंगली सॉल्यूबल है, कैसा है? तो स्पैरिंगली सॉल्यूबल के लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि लैम्डा एम जो होता है वो लैम्डा एम नॉट कंसिडर किया जाता है। लैम्डा एम जो होता है वो लैम्डा एम नॉट कंसिडर किया जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। यानी कि स्पैरिंगली सॉल्यूबल के लिए यहां पे लैम्डा एम जो आता था उस लैम्डा एम की जगह यहां पे जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये ध्यान रखेंगे। और जो लैम्डा एम नॉट कहां से निकल के आएगा, पहली एप्लीकेशन से, जो आज पहली एप्लीकेशन कराई है, यहां से निकल के आएगा लैम्डा एम नॉट। यानी कि कोई भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट है तो पहले लैम्डा एम नॉट यहां से निकाल लेते हैं और लैम्डा एम नॉट को हम यहां पर पुट कर देते हैं और हमारी सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाती है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ी, केएसपी की बात हो रही थी, तो केएसपी क्या था, ये केएसपी की बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सीखना पड़ेगा, यहाँ बच्चों को बहुत डाउट आता है बेटा, बहुत ज़्यादा। तो की फोकस, ये यहाँ पे बेटा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, की फोकस, क्योंकि बच्चे मिस्टेक यहाँ करते हैं, केएसपी में मिस्टेक करते हैं। आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि मान लो कि आपके पास कोई AXBY टाइप का सॉल्यूट है, तो इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा ये तो आपको पता ही है। क्या क्या मिलेगा बताओ जहाँ से? सर हमें यहाँ से मिलता है, एक तो AY पॉजिटिव मिलता है और क्या मिलता है, BX नेगेटिव। AY पॉजिटिव कितनी बार मिलेगा, X टाइम, और BX नेगेटिव कितने टाइम मिलेगा। अब ये देखो कि इक्वेशन को देखने पर हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं, तो AXBY का अगर मुझसे कोई कोफिशिएंट पूछेगा तो कितना कोफिशिएंट है, और AY पॉजिटिव का कोफिशिएंट पूछता है तो कितना है, और अगर BX नेगेटिव का कोफिशिएंट पूछता है तो Y। ठीक है, तो अगर ये मान के चले, यहां पे लेट कर लो, मान लो कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, S है। हमारे सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, तो यहां पे इसके आयन की सॉल्युबिलिटी भी S होगी और इसकी भी यहां पे S होगी, पहली बात। और साथ ही साथ यहां पे इसका जो कोफिशिएंट होगा उसे यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके कोफिशिएंट का भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि XS और YS हो जाएगा। अब जब भी हमें यहां पे निकालना होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये ध्यान रखो जरा, हमें निकालना होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा निकालना हो, जैसे KSP से शो करते हैं, तो KSP का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है। तो पहली हमारे पास जो आयन है वो पहला आयन कौन सा हमारे पास, AY पॉजिटिव, पहला वाला कौन सा हमारे पास, क्या है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास दूसरा वाला आयन कौन सा हमारे पास, BX नेगेटिव।
लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आप KSP लिख रहे होते हो, ये पहला वाला आयन है, ये दूसरा आयन है, दोनों आयन की आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले रखी है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पे पावर बन जाती है, ये ध्यान रखना है। पावर B की पावर कितनी थी, y। तो KSP जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, ऐसे करके, यानी KSP किसी कंपाउंड का निकालना है, उसके आयन ले लो, आयन की कंसंट्रेशन लिखो और उन पे पावर लगा दो उनके कोफिशिएंट की, ऐसे निकलता है। अभी अगर एक काम करें कि अगर यहाँ पे दोनों की अगर वैल्यू लगाएं तो यहाँ पे KSP किस तरह से आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को अगर यहाँ लिखेंगे KSP, तो यहाँ पे KSP सर लिख लिया हमने, KSP इक्वल्स टू AY पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी है जरा बताओ, कितनी है हमारे पास, X और यहाँ पे S, ठीक है, और पावर कितनी है इसकी, पावर कितनी है X, और यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी वाली की सॉल्युबिलिटी कितनी है YS, इसकी पावर कितनी है। सबको अगर यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे तो यहाँ पे KSP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, X की पावर X, Y की पावर Y, और यहाँ पे S की पावर X प्लस Y। ये है मास्टर फॉर्मूला, जब भी KSP निकालना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालते हो, KSP इक्वल्स टू X रेज X, Y रेज Y और S रेज X प्लस Y। यस रोहित, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सॉल्व करना है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जरा KSP बताओ अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे जो किया था, KSP इक्वल्स टू कितना आएगा रोहित, कहाँ रोहित बताओ, KSP इक्वल्स टू MgCl2 के लिए पहले तो यहाँ पे आप इसे बाइफरकेट करोगे, क्या क्या मिलेगा, Mg2 प्लस मिलेगा और 2Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी S, इसकी कितनी हो गई 2S। अब बताओ KSP कितना आएगा, KSP इक्वल्स टू X की वैल्यू 1 है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, नाइस। X की वैल्यू 1 है, पहले आयन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, और दूसरे आयन का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर और S की पावर 1 प्लस 2, बस हो गया भाई। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो देखो जना X की पावर X होती है यानी कि 1 की पावर 1, और Y की पावर Y यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 2, और S की पावर X प्लस Y यानी कि 1 प्लस 2। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया ना, और S की पावर कितना हो गया 3, 4 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हुआ KSP अपॉन, और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा ना, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना आ गया, क्यूब रूट के अंदर कितना हो गया KSP बाई 4। ये फॉर्मूला है, आपको इस तरह सॉल्व करना होता है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, इनको नहीं आया। एक और बात करते हैं, कंपाउंड है हमारे पास एग्जाम्पल Al2SO4 का होल थ्राइस, क्लियर है बात, ठीक है ना। आयनाइजेशन करना तो आता होगा ना, तो पहला वाला जो आयन मिलेगा वो कितना मिलेगा Al पे कितना चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, कोफिशिएंट कितना होगा 2, उसके बाद प्लस सल्फेट आयन की बात करेंगे, सल्फेट पे चार्ज कितना आएगा 2 नेगेटिव, कोफिशिएंट कितना आएगा, थ्योरी सिखाई थी ना, जब किसी आयन को अपना चार्ज देखना हो तो कहाँ देखते हैं, पड़ोस वाले के नीचे देखते हैं, और कोफिशिएंट देखना हो तो ऐसे करते हैं, यानी कि इसका चार्ज ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका चार्ज ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक है ना। तो क्या आपको एक्स वाई दिख रहा है क्या, सर ये रहा एक्स और ये रहा वाई, नहीं दिख रहा, कुणाल आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो यहाँ पे KSP को कितना है बताओ, जैसे x की पावर x, तो यानी कि 2 की पावर 2 हो गया, और y की पावर y यानी कि 3 की पावर 3, और s की पावर 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 9, और इनटू में यहाँ पे s की पावर क्या हो गया 27, ओके। s की पावर कितना हो गया भाई 5, 27 फोजा कितना हो गया 108, तो यहाँ 108 आ जाएगा ना, और यहाँ पे s इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट की पावर कितना हो जाएगा 5, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। KSP आ गया। कितनी हो गई हमारे पास एप्लीकेशन बताओ, 4 हो गई। पहले कौन सा था सर, पूछा मत करो, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड DOD डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे की जो सॉल्युबिलिटी है वो, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो ये वाला है। ये देखो जरा, हमने DHO पढ़ा था
तो उसमें ये डिस्कस किया था कि किसी भी आयन की जो कंडक्टेंस होती है इट डिपेंड्स ऑन द मोशन मोशन ऑफ द कैटायन और अनायन। और मोशन को केमिस्ट्री क्या कहती है? मोबाइलिटी कहती है। क्या कहती है? मोबाइलिटी। जितनी ज़्यादा मोबाइलिटी होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो यही है, आयनिक कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी। आयनिक कंडक्टेंस क्या होती है? लैम्डा। और मोबिलिटी क्या होती है? यू होती है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात कही गई है, अगर मान लो कि आपके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? सॉल्यूशन है। अब इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में क्या होता है? फ्री आयंस होते हैं। तो द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन, कोई सा भी आयन ले लो और उस आयन की क्या निकाल है बेटा आपको? ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मोबाइलिटी या फिर स्पीड के। तो यहाँ पे पहला पार्ट कहा गया है लैम्डा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू सी। सी क्या है यहाँ पे? कैटायन। तो कैटायन की जो कंडक्टेंस होगी वो कैटायन की मोबाइलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एनाइन की जो कंडक्टेंस होगी वो अनाइन की मोबाइलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ ये हाँ यू ए नीचे लिखना होता था, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू सी और लैम्डा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू ए। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे? क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे कहते हैं फेराडेज कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? फेराडे कांस्टेंट पता है क्या होता है? बताओ, फेराडे कांस्टेंट क्या होता है? नहीं बता? चलो बेसिक थिंग पूछ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? दो इलेक्ट्रॉन का? क्या? क्यूपी? टू ई? टू ई नहीं, पूरा कैलकुलेटर बताओ, नंबर बताओ, नंबर। हाँ, 3.2, 10⁻⁻19। तो एक का दो का, तीन का, चार का से निकालते जाओगे। ऐसे ही अगर मैं ये निकलवाऊं आपसे,
इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का, और ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितने हमारे पास, तो इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही फेराडे कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि व्हाट इज द फेराडे कांस्टेंट, तो आप बताओगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फेराडे कांस्टेंट कहलाता है। अब एक मोल कितना होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 23 होता है। और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला आंसर आ जाता है 96,500 आ जाता है। तो ये फेराडे कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही डायरेक्टली प्रपोज हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, लैम्डा सी इक्वल टू कितना आ गया, एफ यू सी आ गया। और लैम्डा ए इक्वल टू कितना आ गया, एफ यू ए आ गया। क्लियर है ना, 5 की 5 एप्लीकेशन हो गई। बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को। एक बार फिर से रिवाइज कर लें जरा। पहली टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन, एंड फोर्थ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का मेन जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, के एस पी इक्वल टू एक्स रेज एक्स वाई रेज वाई एस रेज एक्स प्लस वाई। के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और एस यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है। और पांचवा हमारे पास क्या है, रिलेशन है, किस किस में रिलेशन है बताओ, आयनिक कंडक्टेंस और मोबिलिटी के बीच में। तो लैम्डा सी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ यू सी, और लैम्डा ए का फॉर्मूला क्या होता है, एफ यू है। आज 5 एप्लीकेशन हो गई, कल इन सबको रिवाइज और याद करके आना है, और कल इनके क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। उससे पहले भी एक चीज, कल संडे है, संडे को आज आपको थोड़ा सा जो आ गया, वैसे तो पुराने बच्चे जितने भी हैं उन सबका तो कल टेस्ट होने वाला है, वही एनसीईआरटी वाला टेस्ट होगा।
NCERT सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग सॉल्यूशन का। और सेकंड थिंग ये है, जिन बच्चों ने वो सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ उनकी क्लास होगी। तो आपको जो जो टॉपिक्स नहीं आते हैं, शाम को मुझे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वहां पे कमेंट करोगे, सर हमारा ये टॉपिक तैयार नहीं है या ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है, उसी के टॉपिक के बिहाफ पर कल की क्लास होगी। क्लियर है? और जो नहीं बताएगा उसको बाहर निकल के खड़ा कर देंगे, क्लास नहीं लेने देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट टुमारो।